प्रियंका। और इससे पहले भूमि के जंगल में हम उत्तराखंड की बात करें, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर। बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन। तिरासी साल की उम्र में हुआ राहुल बजाज का निधन। बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन। 83 साल की उम्र में हुआ निधन। पद्म भूषण से सम्मानित है राहुल बजाज। देश के बड़े उद्योगपति थे राहुल बजाज। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से पद्म भूषण से सम्मानित राहुल बजाज। दिल्ली से बड़ी खबर, बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे राहुल बजाज का निधन। 83 साल की उम्र में हुआ निधन। और इसी खबर पर हमारे साथ के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी जुड़ रहे हैं। जी दुर्गेन जी, पद्म भूषण से सम्मानित राहुल बजाज जी का आज निधन हुआ है। सम्मानित बिजनेसमैन थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देश के बहुत बड़े उद्योगपति और हो सकता कि नेटवर्थ के मामले में या धन संपत्ति के मामले में, कारोबार के मामले में बहुत और भी लोग हैं। जैसे हाल में एक सूची आई है कि भाई एशिया के सबसे बड़े 2 बिजनेसमैन हैं, नंबर 1 और नंबर 2 अडानी और अंबानी। वो एक बात दीगर है, लेकिन अगर सही मायने में भारत के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान करने वाले राहुल बजाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुणे के एक निजी अस्पताल में उनका थोड़ी देर पहले निधन हुआ। ये खबर भारतीयों को स्तब्ध करने वाली है और ये दुखद खबर है। पूरा उद्योग जगत शोक मग्न है और पूरा भारत यूं का है, क्योंकि ये राहुल बजाज एक उद्योगपति ही नहीं, एक सही मायने में भारत रत्न थे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे सम्मान उनको दिए गए। उन्होंने बाकायदे सहर्ष इन सम्मानों को सिर माथे भी लगाया, लेकिन असली मायने में वो भारत रत्न थे। देश के बहुत बड़े उद्योगपति, बजाज समूह के लंबे समय तक चेयरमैन रहे। इधर कुछ दिनों से कैंसर से पीड़ित थे राहुल बजाज। 1928 में जन्म और आज वो दुनिया से विदा हो गए। दुखद खबर है। व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। निश्चित तौर पर भारत ने एक वास्तव में अपना बेटा, अपना लाल खो दिया है, जिसने भारत के नवनिर्माण में भारत के लोगों को, एक आम आदमी को, बजाज स्कूटर, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने जब होश संभाला तो देखा तो सबसे पहले स्कूटर के नाम पर हमारे सामने बजाज ही आया, पंखे के नाम पर बजाज ही आया, एक विश्वास का नाम बजाज। तो उस ऐसे उद्योगों की नींव रखने वाले राहुल बजाज, एक ट्रस्ट, भारतीयों के प्रति ट्रस्ट, और ऐसे उद्योगपति प्रियंका जिनका मुनाफा कमाना ध्येय नहीं था, जिनका देश सेवा ध्येय था, राहुल बजाज इस दुनिया में नहीं रहे। और वो एक बात और बता दूं दर्शकों को कि अपने बेबाकपन के लिए भी वो जाने जाते थे। वो हर समय अगर उन्हें कुछ देश में गलत दिखता था तो चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे तीसरे मोर्चे की हो, वो बेबाक राय रखते थे हमें और सीधे वो निशाना भी साधते थे। जी बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पर बात करें, राहुल बजाज जी की बात करें, तो आपने बजाज का जिक्र किया। बजाज का जिक्र करते हैं तो हमारा बजाज जो एक स्लोगन के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष को पिरोने का काम किया गया था। तो उस समय के लोग उद्योगपति तो होते ही थे, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज को जोड़ने का भी काम करते थे। क्या लगता है आपको कि आज के तमाम बिजनेसमैन क्या कुछ प्रेरणा ले सकते हैं इनके जीवन से? निश्चित तौर पर प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ है। आज के बिजनेसमैन है, उनकी अपनी धारा है। राहुल बजाज, रतन टाटा जैसे लोग, आनंद महिंद्रा जैसे लोग, अजीम प्रेम जी जैसे लोग, इनकी एक अलग धारा है। लेकिन आप इनको कहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोगों ने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने व्यक्तिगत, मुझे नहीं लगता कि राहुल बजाज के बारे में कोई ऐसी खबर हमने पढ़ी हो कि भाई उनका इतने माले का बंगला है और वो छत में ही हेलीकॉप्टर में उतरते हैं, या उनके यहाँ इतने 1000 नौकर हैं। मैंने इस तरह की खबर पढ़ी। तो जीवन को बहुत सरल तरीके से राहुल बजाज कहा करते थे। कई बार पब्लिक फोरम में उनको मैंने सुना, वो कहा करते थे कि जीवन को सरल और सहज बनाओ, और वो पूरा जीवन
सरल और सहज रहे। 83 वर्ष की उम्र में वो हम सबको छोड़कर गए, लेकिन एक ऐसा, ये एम्पायर नहीं, एक ऐसा मिशन। जब कोई बहुत बड़ा उद्योगपति जाता है तो कहते हैं बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ गए, लेकिन वो एक ऐसा मिशन छोड़ गए तमाम नए उद्योगपतियों के लिए जो स्टार्टअप करते हैं। राहुल बजाज उनके लिए एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में हो सकते हैं कि किस तरीके से उद्यम करते हुए, उद्योग चलाते हुए प्रियंका आप देश की सेवा कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप उद्योगपति हैं तो आप सरकारों से जीवन भर डरते रहिए। आप टैक्स भरते हैं तो आप जो टैक्स की मशीनरी है वो उससे आप धमकते रहिए। आप अपनी जुबान मत खोलिए, व्यापार मशीन की तरह करते रहिए, आप ढोते रहिए। वो ऐसे लोग नहीं थे ना, वो डरते नहीं थे, वो व्यापार करते थे। वो मानते थे कि जितना दूसरे लोगों का देश है, जितना सरकार चलाने वालों का देश है, उससे कम हक राहुल बजाज का नहीं है। इसीलिए बीच में अभी पिछले दिनों हाल में ही मोदी सरकार पर उनकी एक जो कामकाज के तरीके पर उन्होंने टिप्पणी की थी, काफी वो चर्चा में आए थे। उसके बाद वो बीमार हो गए थे और उन्होंने जब यहाँ से जो बीजेपी की जो तंत्र है, बीजेपी का संगठन है, या जो सरकार के एक दो लोगों ने उन पर टिप्पणी की थी और नेहरू को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मुझे मत बताइए, नेहरू की गोद में खेला हूं और मुझे पता है कि वो क्या थे, मेरे पारिवारिक संबंध थे। तो ऐसे बेबाक उद्योगपति राहुल बजाज नहीं रहे। अत्यंत दुखद है। के न्यूज के सभी दर्शकों की ओर से, के न्यूज परिवार की ओर से, आप और हम सब की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर 83 वर्ष की उम्र में राहुल बजाज का निधन हुआ है। पद्म भूषण से सम्मानित थे और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि लगातार हमारा बजाज मिशन के तहत कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम किया था। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं देवभूमि के दंगल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कन्नौज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बस अब मुकाबला इस बात का है कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी वो पहले से कितनी ज्यादा सीटें लेकर के बनेगी, इसका मुकाबला चल रहा है। और इस मुकाबले में भी आगे निकलना है। इसलिए भाजपा समर्थकों के लिए भी एक एक वोट की अहमियत है। योगी जी आज फ्रंट फुट पर जो मोर्चा संभाले हैं, तो उसके पीछे भी आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, पहले चरण के मतदान ने एक और बात साफ की है। 2 दिन से गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ
एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। ये एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बंटने नहीं देना है। तो ये थे कन्नौज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे। साफ तौर पर कह रहे थे कि एकजुट रहना है और जाति के नाम पर वोट को बंटने नहीं देना है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में अब हम बात करेंगे आखिरी दाव किसके उखड़ेंगे पांव। प्रदेश में आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन भी खत्म नहीं हुआ कि आज सभी पार्टियों के दिग्गज सुबह से ही देवनगरी में अपनी धमक बनाए हुए हैं। कोई भी इस समय आखिरी समय तक मैदान नहीं छोड़ना चाह रहा, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी प्रत्याशी और पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच विधानसभा चुनाव मतदान से 2 दिन पहले धामी की नई घोषणा से चुनावी सियासत में खलबली मच चुकी है। धामी ने चुनावी घोषणा में उत्तराखंड में भाजपा की एक बार सरकार दोबारा आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा, जिसमें अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय के पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं। इसलिए समय आ चुका है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों का सम्मान देखते हुए समान नागरिक संहिता की तरफ कदम बढ़ाया जाए। देखिए, निश्चित रूप में पिछले 4 दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की जनता को संसदीय क्षेत्रवार संबोधित कर रहे हैं। निश्चित रूप में फर्क पड़ा है। जो वोट मार्जिन है, प्रतिशत है, हमें लगता है कि मोदी जी के, माननीय योगी जी के, राजनाथ सिंह जी के, अमित शाह जी के, शिवराज चौहान जी के और हेमंत बिस्वा जी के, इनके सबके दौरों से कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। और जो वोट में कन्वर्ट होगा 2 से 2.5%, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पूंजी होगी, एसेट होगा। निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मोदी जी हों, योगी जी हों, अमित शाह जी हों, इनकी लाइकिंग है, लोकप्रियता है। तो निश्चित रूप में जब मतदाता इनको सुनता है, जनता सुनती है, तो वोट प्रतिशत में कन्वर्ट होता है और हमको लाभ मिलता है इस बात का। देखिए, चुनाव के प्रचार का निश्चित रूप से आज अंतिम दिन है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव ये बीता। लगभग 20 दिन की मशक्कत के बाद जब से चुनाव की घोषणा हुई, लंबा ये चुनाव चला। तमाम बड़े नेता आए, कांग्रेस पार्टी के भी नेता आए, विपक्षी दलों के भी नेता आए, और हम तो धन्यवाद करेंगे कि उत्तराखंड की जनता ने उसको गंभीरता से लिया और बहुत अच्छा ये चुनाव संपन्न हुआ। अभी तक शांतिपूर्वक, अभी आज भी हमारे 3-4 बड़े नेता इस प्रदेश में दौरे में रहे। प्रियंका जी की 3 सभाएं हुई, अच्छी सभाएं हुई। अंतिम सभा श्रीनगर की सभा थी, बहुत सफलतम सभा रही। और हमको तो ये लगता है कि भाजपा ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए, लेकिन उत्तराखंड की जनता
कल परसों जब मतदान करेगी, हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। था बहुत, और लोग मुझे अलग से भी मिले, हर जगह कह रहे हैं कि जी हम वोट करेंगे, हमारे पूरे परिवार ने मन बना लिया है, हमारे पूरे मार्केट ने मन बना लिया है, हमारी गली ने मन बना लिया है। यही बात मुझे दिल्ली में भी खूब सुनने को मिलती थी जब नई नई पार्टी थी वहाँ पे। अब तो लोग खुल के काम के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस वक्त तो वहाँ नहीं था। यहाँ तो उत्तराखंड में दिल्ली का काम भी बोल रहा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कमलेश उनियाल भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका भी। दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से, कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता और कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कमलेश जी आपसे ही, आखिरी दाव बीजेपी ने चल दिया है, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है, क्या कहना है आपको? सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग 2000 मिशन 2022 जो हमारा शुरू से नारा है, जो हम चले आ रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम विकास के आधार पर आगामी चुनाव और अपने जो काम के आधार पे आम जनमानस के बीच में जाकर के एक अच्छा प्रचंड बहुमत लाएंगे, एक साफ सुथरी सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए उसी के नियमित जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे चाहे केंद्र की योजनाएं हो, चाहे हमारे प्रदेश की योजना हो, चाहे संयुक्त रूप से जो भी योजनाएं की गई हैं, उन कार्यों के आधार पर हम चला रहे हैं। और जहां तक अन्य दलों की बात है, तो अन्य दल तो आपने देखा हो कि अंतिम चरण में हो, चाहे उससे पूर्व भी हो, किसी न किसी के पूरे 5 वर्ष के कालखंड के अंदर, चाहे कोरोना काल के बात करें हम, या कोई भी सरकार की कोई भी सकारात्मक योजनाएं हैं, उनको अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर जनमानस तक उनको पहुंचाने की बात करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, तो उसमें नकारात्मक सोच रखे हुए आ रही है। तो आम जनता जानती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, कमलेश जी अभी कुछ ही दिनों पहले तो आपने दृष्टि पत्र 2022 जारी किया था, तो क्या ये आखिरी दाव एकदम चुनाव से ठीक पहले, एक दिन के पहले के लिए बचा के रखा था? देखिए, चुनाव कालखंड में तो ये स्थितियां बनी रहती है कि हम जो भी ऐसे कानून बने या जो भी कोई नए नियम बनाने के जो आम जनमानस के लिए लाभकारी हो, और जिसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं देखा जाए कि विशेष जाति समुदाय की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के, हमारा तो पहले से जो सिद्धांत है या जिस उद्देश्य से हम करते हैं, सबका विकास, सबका साथ। ठीक है, इस पर कांग्रेस की भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार जायसवाल जी भी बने हुए हैं, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से आखिरी दाव बीजेपी के द्वारा खेला गया, इसका कितना लाभ मिलेगा, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आखिरी दांव किसके उखड़ेंगे पांव। बीजेपी ने जिस तरह से लगातार घोषणा की है, ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, अगला सवाल मेरा आपसे था, यहाँ पर जिस तरह से कमलेश जी का कहना है कि बीजेपी तो तमाम लोगों के लिए पहले ही सोच कर काम कर रही थी, और ऐसे में ये जो आखिरी समय पर समान आचार संहिता की बात आई है, ये कोई खास बात नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम, जिस तरह चुनाव से 2 दिन पहले आपने कहा आखिरी दांव मुख्यमंत्री धामी जी ने खेला है समान नागरिक संहिता का, ये लगातार दांव ही खेलते जा रहे हैं। इन्होंने पहला एक मुख्यमंत्री बनाया, 4.5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर 2-3 महीने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, लास्ट में तीसरा मुख्यमंत्री बनाया, उस पर दांव खेला। उसके बावजूद कोई प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। अंत में इनको लगता है
कि जिस तरह से हमने पूरे उत्तराखंड को भुखमरी के कगार पे ला दिया है, बेरोजगारी के कगार पे ला दिया है और महंगाई से जिस तरह जनता त्रस्त है, तो कहीं ना कहीं इनको हार निश्चित दिख रही है और कांग्रेस की सरकार दिख रही है। तो इन्होंने आखिरी दांव खेला है समान नागरिक संहिता। हम कह रहे समान नागरिक संहिता लाइए, मगर उससे पहले हमारे साथियों को रोजगार दीजिए, इस जनता को गरीबी से मुक्त कराइए। जो महंगाई की आपने हार की है, जो सिलेंडर 350 रुपए का मिलता था, आज माताएं बहनें हमारे भाई 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं। अगर किसी घर में 2 सिलेंडर लगते हैं, 2000 रुपए महीने सिर्फ उसको खाना बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अगर किसी की तनख्वाह 5000 है तो अपने बच्चों की फीस भी देगा, घर के दूसरे काम भी करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा? आप गरीब जनता के बारे में सोचिए, छात्रों के बारे में सोचिए, स्कूल कॉलेज खुलवाइए। ये समान नागरिक संहिता लगाकर क्या करना चाहते हैं आप? ठीक है, ऐसा कोई दांव खेलते हैं जिससे लगता है कि युवाओं को, हमारे साथियों को रोजगार मिल सके। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दीपक पांडे जी भी बने हुए हैं। दीपक पांडे जी, इस समान आचार संहिता पर जो बात आई है बीजेपी की तरफ से, दीपक पांडे जी शायद हमारे साथ अभी नहीं है। कमलकांत जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कमलकांत जी, समान आचार संहिता की बात जो अब बीजेपी के द्वारा छेड़ी गई है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, चुनाव का अंतिम दौर है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव, बल्कि 48 घंटे बचे हुए हैं। तो इन लास्ट मूवमेंट में सरकार ने ऐसा प्लान सोचा बीजेपी ने कि कुछ नया ऐसा कुछ छोड़ा जाए, थोड़ा सा ध्यान भटकाने के लिए। समान नागरिकता, अरे समान नागरिकता, आप जो चुनाव में खर्च हो रहा है, कितना धन बल हो रहा है, पहले उन्हीं बातों पर आ जाए। तो ये चीजें छोड़ने का एक ध्यान को भटकाने का एक आधार ढूंढती है कि ध्यान कैसे भटके, और इसको छोड़ के ये बातें करके ऐसे करके जैसे मैनिपुलेट करना चाहती है कि बची हुई साथ बच जाए। और इस समय कुछ है नहीं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास उन्होंने पूरे 5 साल में कुछ काम नहीं किया है और आज जनता जानती है। और जो बात कर रही है समान नागरिकता, कितना धन बल चुनाव में खर्च कर रही है। मैं तमाम जगह गया हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र से श्रीनगर, तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे कितना दुरुपयोग कर रही है राष्ट्रीय पार्टियां। आप देखेंगे कितना पैसा खर्च कर रखा है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गांव में गया, आप ताज्जुब करोगे। मेरे पे वीडियो है कि जो कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, अपने वोट की मांग करता है और वोट पाता है, लेकिन जब किसी को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, इस तरह से पहले सूचित कर दिया जाएगा और दूसरे प्रत्याशियों को डराने धमकाने का रहेगा। वीडियो है, मैं बताऊंगा किस जगह का है। तो ऐसे लोगों की बाहुबल चल रहा है, तो ऐसे समान नागरिकता काहे की नागरिकता? जी कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए। कुलदीप राणा जी, क्या इसे आप स्ट्रेटेजिक फैसला मानते हैं और क्या इसका लाभ मिल सकता है बीजेपी को? देखिए प्रियंका, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के चुनावी परिदृश्य में कुछ मुद्दे बड़ी तेजी से उभर करके आए और इन मुद्दों ने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में बहुत तेजी दिखाई जी। और इसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई, जिसमें जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला एक विषय उठ करके आया था, जिसके बाद भाजपा ने लगातार ये आरोप लगाया, कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है कांग्रेस, है ना। तो उसके बाद ये जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉमन सिविल कोड की जो बात कही है, तो मैं इसको उसके प्रतिक्रिया के स्वरूप देख रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय रहा है जिसने पूरी देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और अभी विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाएं निकल करके आ रही हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आम जनमानस के मानस को प्रभावित तो करती हैं, उनकी सोच को प्रभावित तो करती है, और राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश रहती है कि चुनाव में इसका लाभ लिया जाए। और ये दोनों दलों की तरफ से चीजें निकल करके आई। अब ये चयन जनता को करना है कि वो उसे किस दिशा में जाना है। जी बिल्कुल। तो आप उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान की काट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में यदि हम समान आचार संहिता की बात करें तो क्या इससे फायदा हो सकता है उत्तराखंड जनता को? देखिए, उत्तराखंड की जनता, मैंने पहले भी कहा कि ये उत्तराखंड की जनता बहुत सहज रही है। यहाँ भले यहाँ 4 धाम हैं, यहाँ पीरान कलियर भी है, यहाँ की जनता चीजों को बहुत आध्यात्मिक नजरिए से देखती है। वो धार्मिक कट्टरवाद के नजरिए से इस राज्य की जनता ने कभी चीजों को नहीं देखा है। हालांकि समय समय पर कुछ घटनाएं ऐसी होती रही हैं जिन्होंने यहाँ माहौल बनने का जरूर प्रयास किया,
लेकिन ये उत्तराखंड की जनता थी जिसने चीजों को अभी अपने प्रकोप में नहीं आए, समाज में इसके प्रभाव को नहीं आने दिया। तो कुल मिला के अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में से गैर जरूरी भी माना जा सकता है, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। नहीं प्रियंका, इसको गैर जरूरी नहीं कहा सकता। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर की चीजें उठती रही हैं जी। और अभी कुछ समय पहले भी जब मैंने यहाँ पे आपने एक खबर में देखा था कि उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं ये जिले बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश से पलायन होकर के आए हुए लोगों के द्वारा यहाँ चीजें डेमोग्राफिक बदलाव काफी आए हैं और यहाँ एक जाति विशेष चुनाव में निर्णायक फैक्टर के रूप में उभर करके आ रही है। इस समय मैदान की जो 15 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां ये जाति विशेष एक डिसाइडिंग फैक्टर में आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं उन चीजों को प्रभावित जरूर करेगा और ये ध्रुवीकरण में। ठीक है कुलदीप जी, एक छोटे से कुलदीप जी आपके पास आती हूँ मैं, को प्रभावित करें। ठीक है कुलदीप जी आपके पास आते हैं, आप सभी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। देवभूमि के दंगल में लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी के द्वारा घोषणा की गई है, देखना होगा कि आखिरी समय पर ये जो घोषणा हुई है उसका कितना लाभ मिल सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले पुलिस अपराधियों के बजाय मंत्री जी की भैंस ढूंढने में लगाई जाती थी और आज तो अपराधियों को खोजने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वे खुद ही थाने में सरेंडर कर रहे हैं। अपराध पे अंकुश, अपराधी हुए लाचार, यूपी फिर मांगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आखिरी दांव किसके उखड़ेंगे पांव, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर कुलदीप राणा जी का भी कहना है कि इस फैसले को कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से जोड़कर देखा जा सकता है या उसकी काट के तौर पर देखा जा सकता है। जिस तरह से आपका कहना है कि उत्तराखंड में अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करना जरूरी था, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं समाज में इससे पहले इसे कबूल किया जाए असंतोष और अधिक बढ़ सकता है? बिल्कुल भी कोई असंतोष नहीं रहेगा। संतोष है तो सिर्फ मैंने जो कहा महंगाई को लेकर है। आज जो आप कह रहे हैं ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस के किसी पदाधिकारी ने कभी नहीं कही है और सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा के तहत इसको बढ़ा रही है, प्रचार कर रही है ताकि हिंदू मुस्लिम। राजकुमार जी, अब आप इस बात को आप नकारे भले ही, लेकिन आपके किसी बड़े नेता ने उसका खंडन भी नहीं किया है अभी तक। अभी देखिए, हम चाह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है उसमें हम फंस नहीं चाह रहे हैं। वो इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता जो इस समय सबसे अधिक ग्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, उन मुद्दों में चुनाव लड़ना चाहिए, उन मुद्दों में चुनाव लड़ा जाना चाहिए और जनता को राहत मिलनी चाहिए। इस तरह की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप समान नागरिक संहिता और ये डेमोग्राफिक चेंज जो आ रहे हैं इसको लेकर आप स्टेटमेंट देंगे, इससे कहीं ना कहीं सिर्फ हवाई बातें हैं। डायरेक्ट ठीक है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो कांग्रेस ने ही की थी। ठीक है, इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिएगा, जायसवाल जी की बातों का जवाब दीजिएगा। मैं तो एक चीज बोलूंगा, आप ये देखिए ना 2017 का अगर हम चुनाव देखते हैं तो ये बात तो सामने है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करने में माहिर है। जुम्मे की नमाज की छुट्टी का ऐलान करने वाले इन्हीं के उसके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री के चेहरे थे उन्होंने की है, हरीश रावत जी ने। और उसके बाद इस चीज को स्वीकार भी किया है कि मेरे हार का कहीं ना कहीं कारण भी रहा है, ये उन्होंने स्वीकार भी किया है। उसके बाद आप तो उन्होंने एक तबके को पकड़ा था, तो कहीं ना कहीं आप उसकी काट के तौर पर समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं। बात सुनिए तो आपको हो सकता है पूरी चीज सामने आ जाएगी जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं, सहसपुर सीट से 12 मांगे करने वाला इनका जो प्रत्याशी है अकलाल अहमद ऐसा करके नाम है, ज्यादा मेरे
नाम मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, उस व्यक्ति ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि मेरी 12 बिंदु में, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनाना है। तो आप ये बताइए, इनके खिलाफ अगर वो इन्हीं के प्रत्याशी के पक्ष में कहीं ना कहीं बैठता, और उसके बाद इनके जो नेता है या इनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि हमारे किसी भी व्यक्ति ने ऐसी नहीं कहा, ये तो आए दिन आप देखो, आप उसको चला भी सकते हो, कई चैनलों ने चलाया था, कई बार डिबेट का बिंदु रहा है। कांग्रेस की मानसिकता आपको मैं करेक्ट कर दूं, सहसपुर से आर्येंद्र शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, अकील अहमद जी कोई समुदाय का विशेष के व्यक्ति, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनका बयान सामने आया था। वो व्यक्ति विशेष की मांग है, वो कांग्रेस के किसी नेता की कंसर्न नहीं है उसका, कांग्रेस का वो पत्र है। ठीक है राजकुमार जी, आपके तमाम प्रवक्ता यही कहते हैं व्यक्ति विशेष की मांग है। इससे पहले भी एक प्रवक्ता आए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी भी कई मांगे हैं, उनकी मांगे तो बाहर नहीं आई हैं। जिस तरह से उनकी मांग बाहर आई है समाज में, मंच के सामने उन्होंने इस बात को कहा है, और आपके आज तक किसी नेता ने उस बात का खंडन नहीं किया, तो इस बात को आप मान लीजिए कि एक तबके के साथ यदि आप हैं तो उस बात को कबूल तो करिए आप। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। कमलकांत जी यूकेडी से हमारे साथ हैं लगातार। कमलकांत जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बातें आपने सुनी है। कमलेश जी, आपके पास आऊंगी मैं। दोनों की बातें आपने सुनी है। कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी बात करती है, जुम्मे की नमाज की भी बात करती है, उसके लिए छुट्टी की भी बात करती है, और उसके बाद उसको कबूल करती हुई नजर भी नहीं आती। उसकी काट के तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब जो ये घोषणा की है एक धर्म विशेष को कहीं ना कहीं, या उसकी काट के तौर पर, उसे क्या लगता है आपको कि दोनों लोगों ने एक एक तबका पकड़ा है, लेकिन पूरी तरह से ना उस बात को कहते हैं ना उस बात से मुकरते हैं? चुनाव का लास्ट समय है, कुछ ही घंटे बाद, मतलब 48 घंटे बाद चुनाव हो जाएगा जी, और वोटिंग शुरू हो जाएगी। लास्ट मोमेंट में ये राष्ट्रीय दल इस तरह का एक मूवमेंट क्रिएट करती हैं कि माइंड को डाइवर्ट करती हैं कुछ प्रत्याशियों के या कुछ विशेष वर्ग के। तमाम दोनों पार्टियां, एक ही नहीं, दोनों पार्टियां इस तरह का गेम खेल रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और सभी चीजों से माइंड डाइवर्ट हो जाए। और इनसे ये बात के समान नागरिकता की बात कर रहे हैं, इनसे एक बात पूछिए कि कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और जिस राज्य को निर्माण के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने बनाया था, आज बताइए उस राज्य में, गांव में हम जा रहे हैं तो जब बोतलें बढ़ जा रही हैं तो कैसे चलेगा इस राज्य का? शर्म तो आ नहीं रही इनको लोगों को। अपने सियासी चल रहे हैं बेवकूफ बनाने के लिए, क्या लास्ट मूवमेंट में तमाम। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया? मेरे को अभी तक तो मुझे पता नहीं चला कि घोषणा पत्र जारी कर दिया कि नहीं कर दिया। कल कराओ हो, परसों कराओ, पता नहीं। और वो जारी हो चुका है कमलकांत जी, बीजेपी का घोषणा पत्र दृष्टि 2022 के नाम से जारी हो चुका है। मेरा सवाल पहला जी, मैंने जान के बोला कि इस लास्ट मोमेंट में ही दिखा क्यों? जो बीजेपी बहुत पहले अपना घोषणा पत्र बना देती थी, ये तो वो, और जहां तक रहा उनके पिछला जो घोषणा पत्र है वो ही नहीं पूरा कर सके, तो नया क्या बनाएंगे? शर्म तो आ नहीं रही। राज्य की जो स्थिति है बहुत ही विकट है। बाकी मैं कुछ नहीं कह चाहता, कुछ नहीं, राज्य ठीक है, धोखा दे रहे हैं बस। कुलदीप राणा जी, पहले की राजनीति जब होती थी तो ये बात साफ समझ में आती थी आखिर दल किसको साधने के प्रयास कर रहे हैं। इस बात की राजनीति में दुविधा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कांग्रेस की भी यदि हम बात करें तो एक दल के साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे को भी अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस पार्टी के अंदर से आई जरूर है, लेकिन उसे कबूलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात है, धर्म की बात वो काशी, मथुरा और अयोध्या की बात वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ समानता की भी बात करते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के स्ट्रेटेजिक फैसले ठीक चुनाव से पहले लिए जाते हैं कि एक तरफ से धर्म का काम भी हो जाए और दूसरी तरफ से उसको चुनावी रंग में, कानूनी रंग में रंग दिया जाए। बिल्कुल प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उत्तराखंड अकील अहमद जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की थी, वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हैं और अभी, और उसके बाद जब उनका टिकट का फाइनल नहीं हुआ था तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद ये सारी चीजें निकल करके हो रही हैं। खैर, लेकिन देखिए ये वो दौर अब गुजर गया जब राजनीति आदर्श हुआ करती थी, राजनीति मिशन हुआ करती थी। अब राजनीति में मिशन की जगह कमीशन ने ले ली है। और जिस तरीके से प्रत्याशियों की भीड़ चुनाव में उभर करके आती है, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए चुनाव को इतनी आतुरता क्यों है।
और चुनाव का बाजार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, आप देखिए कि चुनाव आयोग ने भी एक सीमा तय की है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कितना पैसा खर्च किया जाता है। अभी यूपीएडी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, जगह जगह शराब पकड़ी जा रही है। अभी चुनाव आयोग ने फिर यहाँ कुछ लाखों रुपए पकड़े हैं। अभी तक लगभग 5 या 6 करोड़ रुपए चुनाव आयोग यहाँ पकड़ चुका है। तो उत्तराखंड का जो सामाजिक परिवेश रहा है, यहाँ की जो राजनीति रही है, उत्तराखंड को पहले कहा जाता था कि ये पेंशन प्रदेश है, ये पेंशन पर आधारित पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। इसी अवधारणा से बाहर निकलने के लिए, रोजगार के लिए, जल जंगल जमीन के मुद्दों पर, पानी, पर्यटन, पलायन, पर्यावरण के मुद्दों पर उत्तराखंड का आंदोलन हुआ और ये राज्य गठित हुआ। लेकिन आज हम 22 साल के बाद देखते हैं कि जिस तरह की राजनीतिक दल फ्री की जो घोषणाएं कर रहे हैं, हम 5000 फ्री दे देंगे, हम 3000 फ्री दे देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि ये फिर वही जो 20-25 साल पुरानी उत्तराखंड की स्थिति थी कि हाँ सिर्फ लोग, रोजगार तो उपलब्ध था नहीं, सिर्फ पेंशन पर लोग निर्भर थे। तो अब फिर वही फ्री की उपलब्ध वस्तुओं पर जो निर्भरता देखी जा रही है, ये राज्य के विकास के लिए कितना प्रभावी होगा, ये जनमानस को सोचना होगा। और यही चीजें चुनाव में अब जो समय निकल करके आ रहा है और जिस तरीके से राजनीतिक दल तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए, तो लोकतंत्र का यज्ञ है और यज्ञ में तो सारी आहुतियां स्वाहा होती हैं। तो अब देखना यह है कि चुनाव में क्या निकल करके आता है। जी बिल्कुल। कमलेश जी, जिस तरह से आपका कहना है कि तमाम लोगों के लिए समानता से सोचकर बीजेपी काम करती है और यही वजह है इस फैसले को ठीक चुनाव से पहले लिए जाने का, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इस समय आप स्थिति देख रहे हैं, बच्चों तक को राजनीति से परे नहीं रखा जा रहा है, उनको तक को घसीटा जा रहा है। ऐसे समय पर यदि इस तरह का फैसला आता है तो आपको नहीं लगता आग में घी डालने का काम करेगा? देखिए, जहां तक बच्चों तक को राजनीति में घसीटने का काम किया जा रहा है, आप ये देखिए ना कहाँ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे हम लोग, उत्तराखंड तो बहुत देवस्थान भूमि है और यहाँ पे हम लोगों की जो सोच है, कहीं ना कहीं हम लोग सब धर्मों को मानने वाले भी हैं भारतीय जनता पार्टी। और जो भी आप ये देखिए ना, यूपी का एग्जाम्पल लीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में कोई भी कहीं भी कुछ इस तरह का विवाद हुआ तो आप इस चीज को बताइए कि हमने जाति विशेष को फायदा दिया हो। कमलेश जी, अभी तक नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, ये बेहतर बात है। नहीं, आप ये देखिए, जितने भी दंगे हुए, जितने भी किसके कार्यकाल खंड में हुए, आप इस चीज का ये कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी विशेष करके हम लोग, लेकिन कमलेश जी ये बात लाके बीज तो आपने बो दिया ना। अब यदि कल को कोई घटना होती है, समय आने पे अगर हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम संविधान के तहत नियत संगत ही काम करने वाले व्यक्ति हैं। कमलेश जी, यकीनन आप संविधान को मानते हैं, आप समाज के लिए सोचकर चलते हैं, लेकिन समाज में जो नागरिक रहता है, किस नागरिक को कैसे आप संभालेंगे? आज आप देख पा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के दृश्य निकल कर सामने आते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक के जो अधिकार हैं उनका ध्यान दिया जाएगा और उसमें कुछ भी नियमों में अगर बदलाव की आवश्यकता हो, बदलाव भी किया जाएगा। और ऐसे नहीं है, धारा 370 अगर हमने कहा तो उसको हमने हटाया भी है। ठीक है। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, यदि बीजेपी की मंशा इतनी ही साफ थी तो सरकार बनने के बाद, चुनाव होने के बाद इस फैसले को लागू भी किया जा सकता था? बीजेपी का जो घोषणा पत्र था पहले से तैयार था जी, और उस घोषणा पत्र से कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ा। बेरोजगारी और महंगाई, दो विषय इस प्रदेश को। जी राजकुमार जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच। 2014 में सरकार बनेगा, देश में चेंज आएगा, देश में, और कोई चेंज नहीं आया देश में, उल्टा बेरोजगारी बढ़ी है। चेंज नहीं, आप देखिए ना, आप विकास कार्यों की जो गति है, चाहे हमारी केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजनाएं हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं। 25,000 लोगों ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड आपके संसद में आपके अधिकारियों द्वारा भाषण दिया गया, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकारी अधिकारी हैं, जो आपके सांसद हैं, उन्होंने कहा है, और जो रिकॉर्ड में है और जो रिकॉर्ड में नहीं है, कितने लाख लोग आज बेरोजगारी और भूखमरी के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। और आप समान नागरिकता की बात करते हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप हिजाब को मुद्दा बनवाते हैं। कहीं ना कहीं एक विशेष प्रोपेगेंडा को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, मुसलमान में बांट दिया है, हिंदू मुसलमान में बांट दिया है।
ठीक है ना। आज कहीं ना कहीं सरकार है, आप पूछिए ना उस सरकार से क्या हिसाब का मतलब बेरोजगारी से मुक्ति कराने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। ठीक है कमल कांत जी के पास चल। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, मुझे बताइए। आपने जी कुलदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कुलदीप जी। प्रियंका, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी राजकुमार जी। कॉमन सिविल कोड की इस समय जरूरत नहीं है। इस समय हमें सर्वाइवल की जरूरत है, अपना जीवन बचाने की जरूरत है, हमें बच्चों का भविष्य बचाने की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। हमें सिलेंडर जो 1000 का हो गया उसको 500 रुपए करने की जरूरत है, जो पेट्रोल 100 रुपए का हो गया उसको 60 रुपए करने की जरूरत है। हम लोगों को जो स्कूलों में लगातार हमारी जो फीस बिना पढ़ाई की हम दे रहे हैं उसमें हमको रिबेट की आवश्यकता है। ठीक है, हमें शिक्षा स्तर को उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कमल कांत जी क्या कहना है आपका? कॉमन सिविल कोड यदि बीजेपी की अच्छी मंशा भी होती तो इसे अपनी सरकार में लागू किया जा सकता था। चुनाव से पहले इसका प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत तो सिर्फ इतनी ही है ना कि वोट के लिए जनता को आकर्षित करना है ठीक चुनाव से पहले। देखिए, ये समय कोई कॉमन सिविल कोड लाने के लिए कोई समय नहीं है, ये लास्ट मूवमेंट है। और इन बातों से मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा इस सरकार को, मतलब जो बीजेपी को खाली एक टाइम व्यतीत करना है, एक समय व्यतीत कर रही है। मैं समय बता दूं, बीजेपी और जो 1990 के दशक में एक दरियों में कार्यक्रम करने वाली एक पार्टी, छोटे पार्टी थी उस समय 90 के दशक में, जब हम छोटे छोटे थे तो वो कार्यक्रम करती थी, जगह जगह कार्यक्रम करती थी दरियों के माध्यम से। आज सूट बूट और एसी में बैठे हुए लोग राज्य की का निर्माण कर रहे हैं, या देश में जिस तरह से चल रही है स्थितियां, वो नहीं, अब वो समझ नहीं पा रहे वो उन्हें करना क्या है इस राज्य के लिए। जहां तक है, आप बता दीजिए आपके पास क्या लेआउट है, आपके पास क्या ऐसी योजना है जो आप राज्य के लिए, आप भी तो सरकार में भागीदार रहे हैं। आप मलाई खाने के लिए कभी कांग्रेस के साथ रहे, कभी भाजपा के साथ रहे, जिसकी सरकार बन गई। अरे आप बताइए ना अपना रोड मैप क्या है आपके पास? आप सुनिए ना, आप सुनिए ना, ऐसा ना बार बार यूकेजी के साथ हमारे, मैं खुद एक आंदोलनकारी हूँ और उसके बाद अरे सुन तो लो पहले, आप सुन लो ना, तब बात करना। आप कह रहे कि कभी भाजपा पर कांग्रेस पर क्यों लिया आपने समर्थन? अगर आपने लिया, आपने गलत काम किया। हमने गलत काम किया। संविधान की एक व्यवस्था है कि जहाँ सरकार बनाएंगे तो आप बोलते ना। हमने तो उत्तराखंड ये कह रहे हैं कि क्या अंदर आम आदमी पार्टी कमलेश जी सहयोग भी आपने लिया, फिर मलाई यदि उन्होंने खाई तो आपने भी तो खाई होगी ना। सत्ता में तो आप आज भी काबिज हैं। अभी पुनः इनको जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को ही कर सकती है, कांग्रेस को कर सकती है, तो उतना बोलिए जितना पहुंचा सकते हैं। ठीक है कमलेश जी, सत्ता में आप आज भी हैं, यदि आप उनसे मलाई खाने की बात करते हैं तो आपने मलाई खाने का मौका क्यों दिया? आपकी सत्ता में थे, आपके साथ थे, आपके सहयोगी थे, आप खुद भी काम कराते, उनसे भी काम कराते, यहाँ पर तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती। ठीक है कुलदीप जी, आपके पास आते हैं। हम लगातार जिस तरह से कॉमन सिविल कोड की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड के लिए यदि राय मानी भी जाए, तो यदि इस फैसले को सही मान भी लिया जाए, ये फैसला सही है, उत्तराखंड की जनता के लिए सही है, तो क्या आप आज के समय को इसके लिए सही मानते हैं? आप ये पूछिए। देखिए प्रियंका, की कॉमन सिविल कोड देश में एक बड़े तबके की बड़ी आवाज रही है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड उसमें शामिल नहीं है, उत्तराखंड के लोग भी, उत्तराखंड का जनमानस भी इसमें शामिल है, जो लगातार इन विषयों को लेकर के टीवी के माध्यम से, तमाम समाचार मीडिया माध्यम से इन चीजों को देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था और अपनी राय व्यक्त कर रहा था। आज भले उत्तराखंड में चुनाव के समय इसकी घोषणा हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिलता दिख रहा है, उसको मिल सकता है इसका चुनावी लाभ, क्योंकि ये देश की एक बड़ी जरूरत और एक बड़ी एक डिमांड रही है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अच्छा, विगत कुछ समय से हम देखिए प्रियंका, कुछ समय से हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों में, अभी जैसे हमें इस पे ज्यादा टिप्पणी करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हिजाब को लेकर के मामला निकल करके आया था और बहुत सारी चीजें ऐसे निकलकर उभर करके आए थे जिसने आम जनमानस को प्रभावित किया है। तो इसमें जो बहुसंख्यक मतदाता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होता ही है, अल्पसंख्यक भी प्रभावित होता है, बहुसंख्यक भी प्रभावित होता है, लेकिन ये एक बड़ी डिमांड का हिस्सा रहा है, एक बड़े समुदाय, बड़े जनमानस का।
और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव में इसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। जी राजकुमार जी जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी का कहना है कि इस फैसले का लाभ मिल सकता है बीजेपी को। अभी जो फैसला इन्होंने भी डिसाइड किया है कि घोषणा करी है कि कॉमन सिविल कोड हम उत्तराखंड में लागू करेंगे, तो इनका तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कॉमन सिविल कोड करना है इनके घोषणा पत्र में रहा है। तो 2014 से इनकी सरकार रही है, तो उन्होंने अब तक क्यों नहीं सेंटर में घोषित किया? अगर इनका मन स्थिति ठीक है, साफ है और ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो इन लोगों को केंद्र में करना चाहिए। मात्र ये आज चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारता इनको दिख रहा है। जिस तरह उत्तराखंड की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, उसको डिफेंस करने के लिए कॉमन सिविल कोड नामक एक ये घोषणा यहाँ पे इन्होंने करी उत्तराखंड में, जिसका उत्तराखंड में वैसे देखा जाए तो कोई औचित्य नहीं है कॉमन सिविल कोड का, जब तक कॉमन सिविल कोड केंद्र सरकार की तरफ से लागू नहीं किया जाता। जी कमलेश जी जवाब दीजिए। मैं तो एक चीज कहूंगा, हमारे पत्रकार बंधु कुलदीप सिंह राणा जी की मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए बना रहा हूँ कि आप ये बताइए कि पहले तो इनसे पूछे जाए ना, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे यूकेडी, क्या इसके पक्षधर है कि नहीं है? अगर इसके पक्षधर है तो साफ बोलिए अभी खुल करके कि साहब हम इसके पक्षधर नहीं है। ऐसा है कि आवश्यकता के अनुसार अगर कहीं कोई बात, अभी हिजाब पे जो बात हुई, हिजाब पे जो विवाद हुआ, उसमें प्रदेश में किसकी सरकार है? हिजाब पे जो बात आएगी और आप ही के एंकर या पत्रकार बंधु या आम जनमानस से कोई समझदार व्यक्ति अगर किसी जनप्रतिनिधि से या किसी मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से कोई क्वेश्चन पूछता है कि साहब इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से वो स्थिति अब आई है। हिजाब पे जब ये बात कर रहे हैं तो हिजाब के बाद तो स्थिति आई है कि साहब समान कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, तो उस हिसाब से सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो आवश्यकता आने पे हमारे एजेंडे में है, मानते हैं हमारे एजेंडे पे राम मंदिर था, धारा 370 थी, हमने बनाई नहीं क्या? हम तो अपने एजेंडे से बाहर, जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में कहती है वो करती है। और जहां तक ये बेरोजगारी के मुद्दे में, तो हम बेरोजगारी के मुद्दे में इनसे चर्चा करने को तैयार हैं। 7,11,000 के करीब नियुक्तियां नहीं है अस्थायी और स्वरोजगार से, और उसके कई और माध्यमों से। सुन लीजिए उसमें आप सुनिए, मैं आऊंगा उस पर। अगर आपका मतलब साफ है तो ये आपने विधानसभा में जाना चाहिए। ठीक है कमलेश जी, कमलकांत जी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें भी सुन ले। जी कमलकांत जी क्या कहना चाह रहे हैं? 7 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं आप बात से काटोगे हमारी। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँ, सुन लीजिए आप। अब दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां तक अगर बेरोजगार की या महंगाई की कोई भी चीज की हम लोग बात करते हैं, आप ये देखते ना, इतने भीषण परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की आप बाद में बोलिए। ठीक है, भीषण परिस्थिति पता है, भीषण परिस्थिति हर व्यक्ति को पता है, जनता को भी पता है। अब आप कमलकांत जी को, कमलेश जी अब आप सुन लीजिए, कमलकांत जी को भी सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने मौका दिया। जी कमलकांत जी मैं बताता हूँ, आप मेरी बात सुनो पहले। पहले आप सुनेंगे तो मेरे टर्न में आप कैसे बोलेंगे बीच में, जब मैं क्लोज होगा। कमलकांत जी मैंने आपको मौका दे दिया, अब आप दूसरों की भी बात सुनिए। आप सत्ता में है, विपक्ष को सुनने का भी तो मादा रखिए। जी कमलकांत जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात हुई तो मैं आपके पास फिर से आऊंगी। पहले आप बेरोजगारी पर उनकी राय जान लीजिए, उसके बाद मैं फिर से आऊंगी, आपको मौका दूंगी। जी कमलकांत जी आप ये जो आंकड़े दे रहे हैं, एक फर्जी गलत आंकड़े दे रहे हैं। राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है और बेरोजगारी का अभी एक इन्होंने रोजगार दिवस का कारण है। सुन लीजिए पहले मेरी बात बताऊंगा। बोलिए आप, बोलिए आप सुन लीजिए। आपने यहाँ पर क्या कहते हैं परेड ग्राउंड में कार्यक्रम किया था, एक दिन में 1.5 लाख लोगों को रोजगार किया था पेपर के माध्यम से, जिसमें 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आपने इन्वेस्टमेंट समिट बनाया, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कितनी कंपनी आई, आप मेरे को जरा डाटा दे और बताएं मेरे साथ चले कौन सी जगह आप मिली है, और जितने भी तरह के जो आंकड़े दे रहे। और अभी कुछ दिनों पहले आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आपके एक केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं जो अभी केंद्र में थे, अब इस समय नहीं है, वो अभी स्वास्थ्य का आंकड़ा दे रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। और वो किसका आंकड़ा दे रहे थे? शिक्षा का आंकड़ा दे रहे थे। जिस देश राज्य में 2 साल से पढ़ाई नहीं हुई और स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। और गलत जी कमलेश जी जवाब दीजिएगा। समिट के दौरान कितनी नौकरियां, कितना निवेश आया? हेलो, मैं जवाब दूंगा। मैं एक चीज बोलता हूं कि हमने इन्वेस्ट क्या बोलते हैं समिट का जो कार्यक्रम किया त्रिवेंद्र कार्यकाल में, या होम स्टे की हमने जो बात करी है, या हम क्या बोलते हैं जो अपने बेरोजगार बंधु हैं उनको हमने रोजगार की बात करी है।
6 लाख युवा प्रवासी युवा उत्तराखंड में वापस आया, जिसमें 3.5 लाख लोग यहाँ स्थायी रूप से रुके। उस समय हमने सिंगल विंडो के माध्यम से इनको जो सब्सिडी के आधार पे स्वरोजगार के अंदर, जिसमें होम स्टे है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, इसके अंदर कार्य किया। उसके अलावा जो भी बाहर की कंपनियां थी, मैं रोजगार के ऊपर अगर बात करता हूं तो जितने भी हमारी बाहर से इन्वेस्टर आए थे, पूर्व में भी आए थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो हमने जो उद्योगों का पैकेज बढ़ाने की अगर बात की। ठीक है कमलेश जी, मैं कुलदीप जी के पास जाना चाहूंगी। कुलदीप जी, कमलेश जी जो दावे कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कमलेश जी के दावों की सत्यता क्या है, कितनी है, ये तो आप परसों 14 तारीख को जो मतदान होना है और 10 मार्च को जो रिजल्ट आना है उसमें स्पष्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं कमलेश जी को एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे एक परिचित साथी हैं, उन्होंने एक यहाँ पर स्टार्टअप की कोशिश की थी और आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को लेकर के जो बड़े दावे किए थे, तो उन्होंने कोटद्वार के पास अपना प्लांट लगाया है और 2 युवा हैं, उन दोनों युवाओं ने प्लांट लगाया है। लेकिन आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सौर ऊर्जा जो प्रदूषण मुक्त होती है, उसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेनी, एनओसी लेनी होती है। और उस उद्योग में, जिस उद्योग में कोई प्रदूषण नहीं है, उसके लिए आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेनी है। और वो पिछले 7 महीने से एनओसी के लिए भटक रहे हैं, उन्हें एनओसी नहीं मिली है। जी कमलेश जी, कमलेश जी जवाब दीजिएगा, ऐसे कैसे लोग बिजनेस में या इन्वेस्टर समिट तो आप करेंगे, लेकिन कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं प्रियंका, कि देखिए उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट, रोजगार के लिए इन्वेस्टर समिट आयोजन जिन मुख्यमंत्री ने किया था भाजपा के, आज वो खुद ही बेरोजगार हो चुके हैं। ना तो उन्हें टिकट मिला है और ना ही उन्हें पार्टी में कोई दायित्व मिला है। ठीक है कमलेश जी, यहाँ पर कुलदीप जी ने जो सवाल उठाया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 7 महीने से लिए पोल्यूशन कंट्रोल की एनओसी के लिए इंतजार करना पड़ता है, जो युवा यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। मैं बताऊं एक चीज आपको बताऊं, कुलदीप सिंह राणा जी मेरे ख्याल से पत्रकार हैं हमारे भाई जी, क्यों ऐसा है ना? हाँ जी, तो ठीक है, बहुत मैं इनको सुन रहा था और बहुत अच्छा, कई डिबेट में मैं सुनता हूँ। दरअसल में क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए कुलदीप जी और मैं सभी साथियों को बोलूंगा, हमारी जो मंशा है, कहीं ना कहीं हमने काम किया है, काम करके हमने उस काम को धरातल पे उतारा है। अगर किसी बिंदु को, एक पॉइंट को अगर हम नेगेटिव बिंदु को फोकस करेंगे, साहब इतने लोग, आप चलिए ना हरिद्वार चलिए, आप रुद्रप्रयाग चलिए, उत्तरकाशी चलिए, जिन मेरे सर्किल में, हमारे सर्किल में कई लोगों ने, जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत, मेरी बात हुई, क्योंकि मैंने कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हमने तब रोजगार के लिए हम लोगों ने भी व्यक्तिगत संस्था के माध्यम से सरकार की योजनाओं को बताया था, तो उसके पीछे हमने देखा कई लोग जुड़े हैं स्वरोजगार। अब जहां तक एनओसी मिली ना मिली व्यक्तिगत, किसी के एक व्यक्ति को, तो इसके लिए आप सबको नहीं दोषी निकालते हैं, उसके कई क्राइटेरिया है, क्यों नहीं मिल रही है, इसका टेक्निकल मामला है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि सरकार की मंशा, मैंने बताया पहले 3.5 लाख लोग प्रवासी आए, उस समय तत्काल इतनी भीषण परिस्थिति में विकास कार्य नहीं रोका गया है और वैक्सीनेशन के ऊपर हमारा जोर था। यही कांग्रेस और यही अन्य दल थे जिन्होंने कहा साहब ये तो हम वैक्सीन लगाएंगे, ये यूपी में आज चुनाव लड़ने के साथ ही तो मोदी की वैक्सीन है, और सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया। इन लोगों ने उसमें दुष्प्रचार किया। हमारी जो मंशा, चाहे केंद्र की योजना है, चाहे हमारी प्रदेश की योजना है, जो भी है उन्हें कारगर है। स्थिति इतनी है, छोटा प्रदेश के हिसाब से इतने 2 साल की जो महामारी है। कमलेश जी से आप फीडबैक के तौर पे लीजिए, यदि कहीं आप बात करते हैं यूपी में जब ईज ऑफ डूइंग की, बिजनेस डूइंग की बात करते हैं, उत्तराखंड में भी यदि आप पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी परेशानियां यदि आप युवाओं के सामने, एंटरप्रेन्योर्स के सामने खड़े करेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कतें तो आएंगी। राजकुमार जायसवाल जी, क्या कहना है आपका? इसकी की तमाम परेशानियां हैं, उसको लेकर भी विचार करना सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारे साथी ने दिया कि ये छोटा राज्य है और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इस छोटे राज्य में एक एक मुख्यमंत्री के पास 100 का स्टाफ है, उसका पेंशन देना, 3 लोग को आपने रोजगार दिया, उन पे भार डाला। छोटे से राज्य में आपने रोजगार सिर्फ अपने मुख्यमंत्री विधायकों को दिया। अभी आप कह रहे होम स्टे हमने बनवाए, होम स्टे में पिछले 2 साल से रहने कौन आया? उल्टा उनको उस पर जो खर्चा हुआ हमारे युवाओं का बनवाने में, चलाने, मेंटेनेंस करने में, उसको आज तक नहीं मिल पाया है। तो आपने जो भी आप रही रोजगार की बात, तो आपके माननीय विधायक गणेश जोशी जी ने 1 महीने पहले एक सड़क बनवाई, उस सड़क टूट चुकी है। जब यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने उनको कहा तो उन्होंने जनसभा में कहा कि बार बार सड़क टूटेगी तभी तो आप लोगों को रोजगार मिलेगा। जब सड़क टूटेगी रोजगार मिलेगा।
वो सड़क 1 महीने में टूट गई, तो 1 महीने बाद फिर उनके भाई को रोजगार मिल गया। तो रोजगार तो इनके विधायकों को, मंत्रियों को मिल ही रहा है। और होम स्टे जिसको बता रहे हैं और टीकाकरण की ये बात कर रहे हैं कि मोदी का टीका हम लगवाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरासर झूठ बोल रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। और रोजगार की बात है, रोजगार के नाम पे 7.5 लाख लोगों को डाटा दे रहे हैं, तो इन्होंने किस विभाग में कहा इन्होंने नौकरियां दी हैं? सारी हवा में बातें कर रहे हैं। अगर कोई डेटा इनके पास है तो उसको सार्वजनिक करें। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। समय का इशारा हमें मिल चुका है। कमलेश जी बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी बहुत धन्यवाद, राजकुमार जी आपका धन्यवाद और कमलकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देवभूमि की दंगल में हम लगातार चर्चा कर रहे थे और इसी बीच आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती के लिए पहुंचे हैं। गंगा आरती की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती करने के लिए पहुंचे हैं। गंगा आरती की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर के न्यूज के माध्यम से। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गृह मंत्री आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। तस्वीर आप देख। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ बड़ा हादसा। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। बड़ी खबर, मलबे में दबे 2 शवों को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। पांच किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। हादसे के बाद पुलिस ने मलबे से 2 शव बाहर निकाले। कई मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी। सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र का मामला। सिकंदराबाद स्थित G5 फैक्ट्री में हुआ था धमाका। सिकंदराबाद हुआ बड़ा हादसा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बड़ा हादसा। फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ी दुर्घटना, जिसमें 2 मजदूरों के शव बाहर निकाले गए हैं। कई मजदूर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। मलबे में दबे 2 शवों को बाहर निकाला गया। कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। पांच किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बुलंदशहर के सिकंदराबाद की तस्वीरें हैं। G5 फैक्ट्री में हादसा बताया जा रहा है। फैक्ट्री के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके शव को बाहर निकाला गया है। कई मजदूरों के इस घटना में अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह का यह हादसा हुआ है, 5 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी गई, कितना भीषण हादसा था? सिकंदराबाद में G5 फैक्ट्री मामला है, जहां एक बॉयलर फटने से बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है, जिसमें जो जिस तरह से धमाका हुआ है उसको लेकर अगर हम बात करें तो 5 किलोमीटर से आवाज सुनाई गई। और बताया जा रहा है कि लोगों का कहना है कि 5 किलोमीटर तक जिस तरह से धमाका हुआ है, तो कुछ मकानों में दरार भी, जो नजदीकी मकान थे उनमें दरार भी कुछ धमाके से आई हुई है। जब बात करें तो 2 लोगों के शवों को मलबे में से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू जी अनिल, मौके पर कितने मजदूर काम कर रहे थे? कितने शव अभी अंदर दबे होने की आशंका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी की अगर बात करें तो अभी फैक्ट्री के जो मालिक है और जो लोग हैं उन्होंने अभी तक मजदूरों की संख्या नहीं बताई है, लेकिन लोगों का अधिकांश जो कहना है करीब 2 दर्जन अभी मजदूर होने की और आशंका जताई जा रही है। लेकिन 2 शवों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी मौके पर है। अधिकारी DM मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। लेकिन अभी तक कोई सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कितने लोग दबे हुए, लेकिन अभी 2 ही निकाले जाए और जो घायल है जो और निकाले गए वो घायल। जी बिल्कुल, इस हादसे को लेकर के फैक्ट्री के मालिक का अभी कोई बयान आया है? किसकी गलती से हुआ ये हादसा?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो फैक्ट्री मालिक है अभी उसका किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने सिर्फ यही उससे बताया है कि फैक्ट्री का जो बॉयलर है वो उसके फटने से हादसा हुआ है, लेकिन वो पुलिस ने भी जांच की बात की। जांच करने के बाद पुलिस का कहना है पुलिस जांच की जाएगी, जांच के बाद किस तरह की घटना की हुई है उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो दबे लोग हैं उनको निकाला जाएगा, उसके बाद ही जो कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, रेस्क्यू कार्य अभी जारी है, अभी और कब तक जारी रहेगा और कब तक मजदूरों के निकालने का सिलसिला अभी बना रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर जिस तरह से मलबा वहाँ जिस तरह से पूरी फैक्ट्री जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है तो काफी मलबा वहाँ हुआ है, उसको लेकर पुलिस के कर्मियों का कहना है जो और रेस्क्यू जो टीम है उनका भी कहना यह है कि काफी समय लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने से। रात हो सकता है कि रात 10 बजे तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जा रहा है। अभी तक किसी भी अधिकारी ने ये पुष्टि नहीं की है कि कितने जी बिल्कुल अनिल, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई ताजा अपडेट होगी आपसे हम संपर्क करेंगे। फिलहाल जानकारी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा, बुलंदशहर के सिकंदराबाद की G5 फैक्ट्री में हुआ था यह हादसा। फिलहाल 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया है, कई और मजदूरों के अंदर दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।